विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हम मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत श्रम की मांग और पूर्ति का अध्ययन कर चुके हैं। हम इससे आगे चलेंगे अब कि अगर साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होगा। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक संतुलन से निर्धारित होता है। ठीक उसी प्रकार से मजदूरी का निर्धारण भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में श्रम की मांग एवं उसकी पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जिस मजदूरी दर पर उस उद्योग में श्रम की मांग एवं पूर्ति दोनों ही बराबर होते हैं। एक और श्रमिकों की ओर से मजदूरी दर का न्यूनतम बिंदु उनके जीवन स्तर व्यय द्वारा निर्धारित होता है, जबकि मजदूरी की अधिकतम सीमा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता द्वारा निश्चित होती है। इन दोनों सीमाओं के बीच मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस मजदूरी दर पर उद्योग में श्रम की मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। इसको हम एक सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। इस सारणी में विभिन्न मजदूरी दरों पर उद्योग के लिए श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति का उल्लेख किया गया है। इसको देखने से हमें ये पता चलता है कि मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ती है। ऊंची मजदूरी दर पर उद्योगपतियों के लिए श्रमिकों की मांग घटती है, अर्थात मजदूरी दर एवं श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध होता है, जबकि मजदूरी दर एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। जब मजदूरी की दर 3 रुपये प्रतिदिन होती है तो श्रमिकों की पूर्ति जो है 1 लाख है, जबकि मांग 10 लाख है। पर मजदूरी 4 रुपये हो जाने पर पूर्ति 3 लाख हो जाती है, जबकि मांग घट करके 8 लाख रह जाती है। जब मजदूरी 5 रुपये प्रतिदिन होती है तो श्रमिकों की पूर्ति भी 6 लाख होती है और मांग भी 6 लाख होती है। तो इस मजदूरी दर पर यानी 5 रुपये मजदूरी की दर पर ही श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन होने से मजदूरी का निर्धारण 5 रुपये प्रतिदिन होगा। अगर मजदूरी को और अधिक बढ़ाकर 6 रुपये कर दी जाती है तो पूर्ति 8 लाख होगी, पर उद्योगपति श्रम महंगा होने के कारण अन्य साधनों को प्रतिस्थापित करेंगे तो मांग केवल 3 लाख ही रह जाएगी। ऐसी स्थिति में श्रमिकों में बेकारी या बेरोजगारी की स्थिति से उनमें प्रतिस्पर्धा आएगी और फिर मजदूरी घट करके वापस 5 रुपये हो जाएगी। जैसा कि हम मांग और पूर्ति के सामान्य संतुलन में पढ़ चुके हैं, उसी आधार पर या उसी तरह से जो है मजदूरी की दर का निर्धारण यहाँ पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा 5 रुपये पर निर्धारित होता है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक उद्योग के लिए मजदूरी श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन के उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। इस रेखा चित्र में जो डी है वो श्रम का मांग वक्र है और एस श्रमिकों का विभिन्न दरों पर पूर्ति वक्र है। मांग और पूर्ति के जो दोनों वक्र हैं वो पी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं जहां संतुलन बिंदु लिखा हुआ है, तो ये संतुलन बिंदु कहलाता है। और इस बिंदु पर श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति ओ क्यू बराबर डब्ल्यू पी, ऊपर की तरफ देखिए या नीचे ओ क्यू बराबर डब्ल्यू पी होती है। अगर मजदूरी दर OW1 हो जाती है तो श्रमिकों की पूर्ति W1R होगी और श्रमिकों की मांग W1T हो जाएगी। इसके विपरीत अगर मजदूरी की दर OW2 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की प्रति जो पूर्ति है वो W2M हो जाएगी और श्रमिकों की मांग W2L रह जाएगी। तो ऊपर की तरफ श्रम का आधिक्य है और नीचे की तरफ श्रम का अभाव है। तो इस प्रकार से श्रमिकों की पूर्ति जो है मांग से LM मात्रा में अधिक होने से बेरोजगारी या श्रमिक आधिक्य का सूचक होती है, या श्रम आधिक्य है यानी LM के बराबर बेरोजगारी है। तो श्रमिकों में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता होगी और मजदूरी दर गिर करके वापस पुनः OW स्तर पर आ जाएगी। दीर्घकाल में मजदूरी दर OW होने की प्रवृत्ति होगी क्योंकि इस दर पर श्रम की मांग एवं पूर्ति दोनों ही बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस रेखा चित्र के माध्यम से ये देखा है कि किस प्रकार से बेरोजगारी फैलेगी और किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो है संतुलन का निर्धारण होगा। अब हम एक अन्य रेखा चित्र लेते हैं।
इस चित्र से हमें ये स्पष्ट होता है कि उद्योग में प्रत्येक फर्म के लिए श्रम की जो पूर्ति रेखा है या जो उसकी मजदूरी रेखा है वो एक पड़ी हुई यानी वो एक्स अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है वो होगी और ये पूर्णतया लोचदार होगी। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, उसी प्रकार से यहाँ श्रम की पूर्ति रेखा या मजदूरी रेखा भी पूर्णतया लोचदार होगी। फर्म को श्रम की प्रति अतिरिक्त इकाई काम पर लगाने में जो मजदूरी या जो सीमांत मजदूरी, यहाँ पर सीमांत मजदूरी क्या है, MW, मार्जिनल वेजेस, जो आगे देखिए AW इजिकल टू MW लिखा हुआ है, वह उसकी औसत मजदूरी AW के बराबर होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जैसा कि हमने पूर्व में देखा था AR बराबर MR होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर AW बराबर MW होगा, यानी फर्म की औसत मजदूरी बराबर सीमांत मजदूरी होगी। अब मजदूरी तथा जो उत्पादन में संबंध है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जिस प्रकार वस्तु की कीमत संतुलन की स्थिति में औसत उत्पादन लागत एवरेज कॉस्ट AC तथा सीमांत लागत MC के बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संतुलन की स्थिति में मजदूरी व्यक्तिगत फर्म की सीमांत मजदूरी तथा औसत मजदूरी के बराबर होगी। फर्म की दृष्टि से औसत मजदूरी जो AW है फर्म द्वारा नियोजित किए गए श्रम की औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉइंग लेबर है, जबकि सीमांत मजदूरी जो MW है वो श्रम के प्रयोग की अतिरिक्त इकाई की सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग इन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। तो फर्म श्रम की इकाइयों के प्रयोग से उत्पादन प्राप्त करती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जबकि फर्म की सीमांत मजदूरी फर्म के सीमांत आय उत्पाद यानी MRP के बराबर होगी। सीमांत जो है साधनों का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हमने MRP देखा था, तो MRP के बराबर होगी। यानी कि एक दी हुई मजदूरी दर पर प्रत्येक प्रतियोगी फर्म श्रमिकों की वह संख्या नियोजित करेगी जिस संख्या पर श्रमिकों की सीमांत आय उत्पाद यानी उसका MRP श्रमिकों को दी जाने वाली सीमांत मजदूरी के बराबर होगा, यानी MW इजिकल टू MRP। तो अधिकतम लाभ प्राप्ति और न्यूनतम हानि उठाने के लिए एक दी हुई मजदूरी दर पर फर्म श्रम का प्रयोग उस सीमा तक करेगी जिस सीमा तक श्रम की सीमांत आय उत्पाद यानी उसकी MRP उसकी सीमांत लागत या सीमांत मजदूरी के बराबर होती है। यानी फर्म श्रम के प्रयोग की दृष्टि से संतुलन की स्थिति में तब होगी जब MRP इजिकल टू MW होगा। श्रम की दृष्टि से फर्म दीर्घकालीन संतुलन में तब होगी जब औसत मजदूरी की दर यानी औसत मजदूरी बराबर सीमांत मजदूरी, सीमांत आय उत्पाद तथा औसत आय उत्पाद सब बराबर होते हैं, है ना। इनको हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि W इजिकल टू MW इजिकल टू MRP इजिकल टू AW इजिकल टू ARP। इसको भी हम एक जो है रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं और आगे हम करेंगे। अब हम आते हैं, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमने पढ़ा था, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में फर्म का संतुलन दिखाया जाता है। तो यहाँ हम अल्पकाल में मजदूरी का निर्धारण और दीर्घकाल में मजदूरी का निर्धारण भी देखेंगे। तो जिस प्रकार से ये डायग्राम आपके सामने है, तो अल्पकाल में समय जो है वो इतना कम होता है कि फर्म श्रम की प्रयुक्त मात्रा में लिख सकती है। उद्योग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर को फर्म को स्वीकार करके उस अवस्था में संतुलन की स्थिति में कही जाएगी जहां फर्म का MW इजिकल टू MRP होगा। इस संतुलन में फर्म को अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है अथवा हानि भी उठानी पड़ सकती है। यहाँ 3 अलग अलग फर्में दी गई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्म के अतिरिक्त लाभ, या अथवा इसको मजदूरों का शोषण भी कहा जा सकता है। तो अल्पकाल में भी फर्म साम्य की स्थिति में तब होगी जब फर्म की सीमांत मजदूरी उसकी श्रम की सीमांत आय उत्पाद के बराबर होगी, जहां AW इजिकल टू MRP होगी। इस साम्य अवस्था में अगर औसत मजदूरी श्रम के औसत आय उत्पाद से नीची हो, ये देखिए, अगर ये औसत आय उत्पाद है ARP और ये मजदूरी है जो इससे नीचे है, अगर नीची होती है तो फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है अथवा श्रम शोषण का लाभ मिलेगा। ये देखिए अंदर यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ श्रम शोषण, तो ये जो श्रम शोषण का लाभ उसे मिलेगा अगर मजदूरी की दर ARP से कम है। पर यदि फर्म की इस संतुलन की स्थिति में फर्म का जो औसत आय उत्पाद है वो फर्म की औसत मजदूरी से अधिक है, तो PQ मजदूरी दर पर, ये देखिए PQ मजदूरी दर पर
श्रम की ओ क्यू मात्रा को काम में लेने पर फर्म को श्रम की प्रति इकाई एन पी के बराबर लाभ होगा। ये देखिए एन पी के बराबर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि फर्म का औसत आय उत्पाद औसत मजदूरी दर से ऊंचा है। तो इस अवस्था में एनपी लाभ प्रति इकाई श्रम शोषण है। फर्म को उसके तुल्य प्रति इकाई लाभ तथा जो है पी एन एम डब्ल्यू, ये देखिए पी एन एम डब्ल्यू, ये जो क्षेत्र है जो पूरा जो मैंने आपके गोला किया है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये आयत है, इसके बराबर कुल अतिरिक्त लाभ मिलता है। फर्म इस अतिरिक्त लाभ के कारण श्रम की उत्तरोत्तर इकाइयों की मांग करती है, जिससे अंततः दीर्घकाल में श्रम का ए डब्ल्यू बराबर ए आर पी हो जाने से श्रम का शोषण समाप्त हो जाता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि अल्पकालीन संतुलन में फर्म को सामान्य लाभ भी मिल सकता है। अगर फर्म के श्रम की औसत मजदूरी ए डब्ल्यू उसकी औसत आय उत्पाद यानी ए आर पी के बराबर हो, ए आर पी इजिकल टू ए डब्ल्यू, ये देखिए इस दूसरे बीच वाले चित्र में ये ए आर पी इजिकल टू ए डब्ल्यू है, तो केवल सामान्य लाभ ही मिलेगा। पी बिंदु पर फर्म का एम डब्ल्यू टू, ये देखिए पी बिंदु पर ये एम डब्ल्यू टू जो है इजिकल टू है एम आर पी के। तो फर्म संतुलन की स्थिति में इस प्रकार पी क्यू मजदूरी दर पर फर्म ओ क्यू श्रम को नियुक्त करती है। इस मजदूरी दर पर फर्म की एम डब्ल्यू टू इजिकल टू एम आर पी होने के साथ साथ ए डब्ल्यू टू इजिकल टू ए आर पी भी है। ये देखिए ए आर पी और ये ए डब्ल्यू टू ये भी यहाँ पर समान है, तो यहाँ पर चारों समान है। डब्ल्यू टू इजिकल टू ए डब्ल्यू टू इजिकल टू ए आर पी इजिकल टू एम डब्ल्यू टू इजिकल टू एम आर पी। ऐसी स्थिति होने से फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिल सकता है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है क्या फर्म को हानि भी हो सकती है। तो अल्पकाल में संतुलन में फर्म को हानि भी उठानी पड़ सकती है जब फर्म की औसत मजदूरी ए डब्ल्यू उसके औसत आय उत्पाद से ऊंची होती है। देखिए ए डब्ल्यू यहाँ पी पर है, जबकि जो ए आर पी है उसकी ये नीचे है, तो फर्म को हानि हो सकती है। पी बिंदु पर फर्म एम डब्ल्यू, ये देखिए जहां पर ऊपर मैंने डॉट लगाया है वहां पर एम डब्ल्यू थ्री इजिकल टू एम आर पी है। ये एम डब्ल्यू टू और ये एम आर पी डॉट 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 लाइन नीचे आ रही है, दोनों ही यहाँ पी बिंदु पर समान है। तो इस मजदूरी दर पर फर्म को एम डब्ल्यू टू बराबर एम आर पी होने के साथ साथ ए डब्ल्यू टू इजिकल टू ए आर पी भी है। ये पास वाले में था। अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ए डब्ल्यू थ्री ग्रेटर देन ए आर पी, यहाँ ए डब्ल्यू थ्री ये यहाँ पर है पी बिंदु पर, जबकि ए आर पी इसका नीचे है एल बिंदु पर, ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है ए डब्ल्यू थ्री ग्रेटर देन ए आर पी होने से फर्म को पी क्यू माइनस एल क्यू, ये देखिए पी क्यू माइनस एल क्यू इजिकल टू पी एल क्षेत्र प्रति इकाई हानि उठानी पड़ती है, और इसकी जो कुल हानि है जो इस पूरे आयत के बराबर हो जाएगी, ये इसको पूरी हानि प्राप्त होती है, जिसे पी एल एम डब्ल्यू थ्री के द्वारा दिखाया जाएगा। तो दीर्घकाल में फर्म श्रम की मांग कम करेगी और अंत में मजदूरी घट करके ए डब्ल्यू थ्री इजिकल टू ए आर पी हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि फर्म को अल्पकाल में श्रम की मजदूरी निर्धारण में मजदूरी दर ओ डब्ल्यू वन होने पर अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, यानी श्रम का शोषण होता है। ओ डब्ल्यू टू होने पर सामान्य लाभ मिल सकते हैं, और ओ डब्ल्यू थ्री होने पर फर्म को हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो अल्पकाल में इस प्रकार से, जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार के संतुलन में देखा था, फर्म को लाभ होता है, सामान्य लाभ होता है और हानि भी हो सकती है, उसी प्रकार से यहाँ मजदूरी निर्धारण में भी एक फर्म श्रम का शोषण कर सकती है, केवल सामान्य लाभ मिल सकते हैं और उन्हें ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ सकती है, यानी फर्म को हानि भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लेते हैं दीर्घकाल में। दीर्घकाल में जो मजदूरी का निर्धारण है उसके बारे में ये जो रेखा चित्र दे रखा है, इससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि दीर्घकाल में समय इतना लंबा होता है कि फर्म श्रम की प्रयुक्त इकाइयों में कमी या वृद्धि कर सकती है तथा मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में सामंजस्य बैठाया जा सकता है। अल्पकाल में मजदूरी निर्धारण में मांग पक्ष का प्रभाव प्रबल होता है, जबकि दीर्घकाल में पूर्ति पक्ष का प्रभाव बढ़ जाता है, और श्रम की मांग के अनुसार ही श्रम की पूर्ति में परिवर्तन संभव हो जाने से फर्म को साम्य अवस्था में न केवल एम डब्ल्यू बराबर एम आर पी होता है, बल्कि ए डब्ल्यू बराबर ए आर पी भी होता है, जैसा कि हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एम डब्ल्यू
ये है और ये MRP है, और AW और ARP है। ये P बिंदु पर चारों ही समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है W इजिकल टू ARP इजिकल टू MW इजिकल टू MRP सब बराबर से फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाता है। तो ये जो रेखा चित्र है इसमें फर्म जो है संतुलन की स्थिति में P बिंदु पर है, जहाँ फर्म का MW इजिकल टू MRP है। फर्म उस संतुलन स्थिति में श्रम की OQ मात्रा, ये OQ मात्रा को काम पर लगाती है तथा OW मजदूरी दर उनको प्रदान करती है। फर्म की इस संतुलन अवस्था में फर्म की मजदूरी दर W बराबर ARP बराबर AW बराबर MW बराबर MRP होती है, जहाँ न श्रमिकों का शोषण होता है और न फर्म को कोई हानि होती है। तो फर्म तथा उद्योग दोनों को ही सामान्य लाभ ही मिलता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो औसत मजदूरी है तथा औसत आय उत्पाद है जो ARP है में अंतर केवल अल्पकाल में ही संभव हो पाता है। दीर्घकाल में तो ARP बराबर AW बराबर MRP बराबर MW बराबर W यानी मजदूरी की दर होने से उद्योग और फर्म दोनों को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाता है। तो इस प्रकार से हमने मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अल्पकाल और दीर्घकाल में मजदूरी निर्धारण को देखा है। और ये देखा है हमने कि अल्पकाल में एक फर्म श्रम का शोषण भी कर सकती है और उसको हानि भी हो सकती है, जबकि दीर्घकाल में केवल वो सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकती है।